हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम कवर करेंगे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि 25 पार्ट हैं प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के, और टोटल 448 आर्टिकल्स हैं प्रेजेंट में। ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, ठीक है, और जो है 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, ठीक है। तो आज की डेट में थोड़े काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल भी ओरिजिनली 8 हुआ करते थे और आज की डेट में 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। तो इन 12 शेड्यूल्स को आज कवर करने की कोशिश करेंगे कि शेड्यूल क्या हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया है। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की बात करें, जिसमें स्टेट्स के बारे में और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात है कि जैसे आर्टिकल 1 में है, देश का नाम भी लिखा हुआ है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 2 में बात करी हुई है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी फॉरेन टेरिटरी जब इंडिया एक्वायर कर लेता है तो उसे न्यू स्टेट बनाया जा सकता है। आर्टिकल 3 बात कर रहा है कि किसी स्टेट को, जैसे यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया, मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट के थ्रू कोई नया स्टेट बनाया जाए। तो ये सब तो लिखा हुआ है आर्टिकल्स में, लेकिन आर्टिकल में डिटेल में नहीं है कि जैसे उत्तराखंड जो स्टेट की बाउंड्री कैसे है। जैसे मैप होता है ना, जैसे हम रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री में सारी डिटेल लिखी रहती है कि एरिया कितना है, मैप बना हुआ रहता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या क्या है। तो वो सारी डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं रहती आर्टिकल्स में, ठीक है। तो ये डिटेलिंग इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट, कितना एरिया है, क्या उनकी बाउंड्री है, क्या उनका नाम है, सारी वो लिस्ट डिटेल में आर्टिकल्स में नहीं रहती। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी डिटेलिंग शेड्यूल्स में हुई है, क्योंकि आर्टिकल्स में ना शॉर्ट में चीज़ें हैं। कई आर्टिकल्स तो ऐसा है कि 3 लाइनों में भी खत्म हो गए हैं। तो डिटेलिंग कहाँ होगी चीज़ों की? जैसे स्टेट्स की अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ स्टेट इंडिया में प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं, इससे पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना। तो उन स्टेट्स की पूरी लिस्ट, कितना एरिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या क्या डायरेक्शन है, सारा डिटेल वो शेड्यूल में होगा, ठीक है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, तो इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी के बारे में बात होगी, पूरा एरिया, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें बात करी गई हैं फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। सेकंड शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर सैलरीज के बारे में बात हो रही है डिटेलिंग में कि किसकी कितनी सैलरी होगी, पूरा डिटेलिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में डाल दिया जाता है, ठीक है। सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट की सैलरी सेकंड शेड्यूल में है, ठीक है। उसके अलावा सैलरीज ऑफ, अगर हम बात करें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा, ठीक है। उसके अलावा जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी भी सैलरी, ठीक है। या सैलरी ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी सबकी सैलरी सेकंड शेड्यूल में डिफाइन है, सबकी सैलरी। अब ये जो सैलरी है सेकंड शेड्यूल में डिफाइन है, ये बजट का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ बजट। तो सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी लिखी गई है बजट का पार्ट नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर की सैलरी इंक्लूड नहीं है, या मिनिस्टर्स की सैलरी इंक्लूड नहीं है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी इंक्लूड नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ बजट, ठीक है। मतलब ये नॉन वोटेबल है बजट, क्योंकि वोटेबल होता है ना, मतलब इनकी सैलरी ऑटोमेटिकली, इंडिया का एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उससे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी इनकी सैलरी, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डिडक्ट होकर इनके पास चली जाएगी। पार्लियामेंट में हर साल बजट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सेकंड शेड्यूल में इनकी सैलरी, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें सैलरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अदर मिनिस्टर्स मतलब सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सब की सैलरी की बात करें हम, तो इन सब की सैलरी जो है
ये शेड्यूल का पार्ट नहीं है, सेकंड शेड्यूल का पार्ट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी सैलरी सेकंड शेड्यूल का पार्ट है, ठीक है। तो सैलरीज ऑफ पीएम, अदर मिनिस्टर्स या एमपी, ये पार्ट ऑफ बजट है, वोटेबल होता है, बजट का पार्ट होता है। हर साल बजट में प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह। तो मतलब प्रधानमंत्री की सैलरी भी वोटेबल होती है, पार्ट ऑफ बजट है, वोटेबल रहता है। और इसमें सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी लिखी गई है ये नॉन वोटेबल है, ठीक है, बजट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। एक तो एग्जाम में इस सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं कि सेकंड शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अभी लाइक कर लें, क्योंकि बाद में फिर आगे वीडियो निकल जाते हैं तो भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। आप लाइक करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे हम इससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की। थर्ड शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड शेड्यूल है ये ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बात करता है ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो इसके लिए हमने एक अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप रेफर कर सकते हैं, जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप क्लिक करके उसे भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पूरा हमने बताया हुआ है, क्योंकि ओथ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए कि कितने टाइप की शपथ होती है, मंत्री लोग, प्रधानमंत्री या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन सी ओथ ले सकते हैं। तो थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशंस है इलेक्टेड ऑफिशियल्स, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है, एमएलए किस तरीके की ओथ लेंगे, एमएलसी किस तरीके की ओथ लेंगे, या मिनिस्टर्स कौन सी ओथ लेंगे। लेकिन थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में मेंशन नहीं है, प्रेसिडेंट की ओथ डायरेक्टली आर्टिकल 60 में मेंशन है, डायरेक्टली आर्टिकल्स में लिखी गई है प्रेसिडेंट की ओथ। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ भी डायरेक्टली आर्टिकल में लिखी गई है, आर्टिकल 69, और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल 169 में 159 में डायरेक्टली लिखी गई है, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ शेड्यूल में। डिटेल्स ऑफ allocation of seats to Rajya Sabha per state और यूनियन टेरिटरी। डिटेल्स ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, किस स्टेट से कितनी राज्यसभा की सीट्स होंगी वो है इसमें फोर्थ शेड्यूल में। जैसे उत्तराखंड से 3 राज्यसभा की सीट हैं, पूरे इंडिया में लोकसभा की 543 सीट्स और राज्यसभा की 245 सीट्स हैं। अब ये 245 सीट्स उत्तराखंड से 3 है, यूपी से कितनी होंगी, वेस्ट बंगाल से कितनी होंगी, मध्य प्रदेश से कितनी होंगी, पूरी डिटेल होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगी, वो सारा का सारा फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। तो डिटेल्स ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा हमारा फोर्थ शेड्यूल में है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में हमारा प्रोवाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। इसमें डिटेलिंग में है कि कौन कौन से इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में, इसमें नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर बाकी स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स में ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया है। शेड्यूल्ड एरिया क्या है पहले समझ लेते हैं। शेड्यूल्ड एरिया वो वाला पर्टिकुलर एरिया है जिसमें भारत सरकार को लगता है कि स्पेशल अटेंशन की जरूरत है या एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो सब शेड्यूल्ड एरिया में आता है। तो ट्राइबल एरिया में क्या डिफरेंस है, सरकार क्या करती है, एक पर्टिकुलर एरिया को अगर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करती है तो उस शेड्यूल्ड एरिया में मान लिया कि कुछ एरिया में ट्राइबल नहीं रहते और इतने हिस्से में ट्राइबल रहते हैं, तो ये वाला जो एरिया है ये ट्राइबल एरिया हो गया और ये पूरा का पूरा एरिया शेड्यूल्ड एरिया हो गया। तो सारा का सारा ट्राइबल एरिया शेड्यूल्ड एरिया तो है, लेकिन सारा शेड्यूल्ड एरिया ट्राइबल एरिया नहीं है, क्योंकि पूरे शेड्यूल्ड एरिया में ट्राइबल्स नहीं रहते,
ठीक है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल, इसमें ना स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। तो इसमें गवर्नर के थ्रू, स्टेट के गवर्नर के थ्रू सेंटर गवर्नमेंट अलग से फंड्स एलोकेट करती है ताकि इन एरिया में डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में कवर होता है, 6th शेड्यूल में आता है। Provides for administration of ट्राइबल एरियाज। इसमें नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, जो हमने 5th शेड्यूल करा उसमें शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 4 स्टेट को छोड़ दिया गया है। प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये हमारे 6th शेड्यूल में है। इन 4 स्टेट में जो भी शेड्यूल ट्राइबल एरिया होगा वो सरकार जो डिक्लेयर करेगी, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट, ये गवर्नर के थ्रू अलग से फंड्स यहाँ पर एलोकेट किए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में पूरा डिटेल में है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब है यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं जिस चीज के ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट के पास होगी। जैसे डिफेंस के ऊपर, आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऊपर, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर, रेलवेज के ऊपर कोई कानून बनाना हो, ठीक है, तो उसके ऊपर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बनाना हो, कौन इंडियन सिटीजन होगा कौन नहीं, तो पार्लियामेंट में वो कानून पास होगा, वो सब्जेक्ट्स लिखे गए। स्टेट लिस्ट में वो सारी चीजें लिखी गई हैं जिसके ऊपर कानून बनाने की पावर विधानसभा की होती है। उस स्टेट की विधानसभा ही उस चीज के ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं जिसके ऊपर कानून दोनों बना सकते हैं, दोनों के दोनों। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का लॉ माना जाएगा। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर सेंटर गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया है एजुकेशन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के केस में सेंटर का लॉ माना जाएगा, तो 7th शेड्यूल में पूरा डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कम एग्जाम में आए होंगे, लेकिन 7th शेड्यूल कई बार एग्जाम में आया कि किससे रिलेटेड है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है। 8th शेड्यूल भी कई बार एग्जाम में आया है। 8th शेड्यूल भी कई बार एग्जाम में आया है। 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार आया है कि टोटल प्रेजेंट में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं एज पर 8th शेड्यूल। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल में लिखी गई हैं डिटेल में। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी आया कितनी थी, तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थी, तो 8 और जुड़ गई, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 ही शेड्यूल थे। फिर इसके बाद 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, ठीक है। 9th शेड्यूल में क्या है, वैलिडेशन ऑफ certain acts related to land reforms। हुआ क्या कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स आए, क्योंकि जमींदारी सिस्टम अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करता था, रॉयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सब हुआ करता था। तो बहुत सारे जमींदार थे जिनके पास 1000 बीघा जमीन, 5000 बीघा जमीन, बाकी उस जमीन में रहने वाले किराएदार थे, टेनेंट, देश की जनता टेनेंट थी, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स के बाद ना सीलिंग एक्ट्स वगैरह है। सीलिंग एक्ट में मतलब एक बंदा इतने से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, तो फिर सरकार ने बाकी जमीनें उनसे
उनसे ले ली और फिर लोगों में बांटी पट्टे के फॉर्म में, ठीक है, ताकि जमीनें सबके हिस्से में आए। और अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था, जमींदार ही जमीन के मालिक हैं, बाकी लोग किराएदार हैं, ठीक है। तो जब लैंड रिफॉर्म्स आया तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होता था। तो वो जो जमींदार लोग हैं कोर्ट में चैलेंज करने लगे कि सरकार का ये जो लॉ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। तो सरकार कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ रही थी, अलग अलग लैंड रिफॉर्म्स देश में पास हो रखे थे। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो और सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट पास करे हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिले, पब्लिक उनको कोर्ट में चैलेंज ना कर पाए, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9 शेड्यूल ऐड किया गया, ताकि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉ को प्रोटेक्शन मिल सके कॉन्स्टिट्यूशनली। तो वो 9 शेड्यूल में कवर किया गया था, ठीक है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड हुआ 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल ऐड हुआ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। यह है एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन का मतलब समझते हैं। डिफेक्शन का मतलब है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मान लो बीजेपी से इलेक्शन, बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़के जीते और जीतने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तो वो क्या करेगा, बीजेपी के साथ धोखा कहा जाएगा, जिसे बोला जाता है डिफेक्शन। एक पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल में इलेक्शन लड़ना, फिर धोखा, इलेक्शन के बाद धोखा देके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास चले जाना, उसे डिफेक्शन बोलते हैं। तो हमारे देश में उसको रोकने के लिए पहले कोई कानून नहीं था, अब कानून है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है और फिर पार्टी को धोखा देके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर देता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर लग सकता है और उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी या एमएलए की सीट चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ 73rd CAA 1992। यह है पंचायती राज। पंचायती राज जिसको हम बोलते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट। गांव में पंचायत वाला जो सिस्टम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पास हुआ, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सेम ऐसे ही 12th शेड्यूल 74th CAA 1992 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी हम बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट का मतलब है गांव में पंचायत के पास भी बजट के प्रोविजन, बजट वगैरह एलोकेट होगा, पंचायत सदस्य को लोग चुनेंगे, प्रधान को चुनेंगे, फिर प्रधान और पंचायत सदस्य डिस्कस करके कि गांव में कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है। तो वो एक तरीके की रूरल लोकल गवर्नमेंट हो गई पंचायत। और सिटी में ऐसी नगर निगम होता है, वो सिटी की लोकल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट के बाद लोकल। तो वो अपने सिटी के लिए देख सकते हैं कहाँ पर सफाई, कहाँ पर स्ट्रीट लाइटिंग, कहाँ पर पार्किंग, कहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वो सब नगर निगम वगैरह, नगर पालिका वगैरह वो सब देखती है। तो म्यूनिसिपैलिटी में आता है रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 शेड्यूल बाद में ऐड हुए हैं, ओरिजिनली 8 थे, ठीक है। तो इतना ही करते हैं आज के वीडियो में, फिर नई वीडियोस के लिए अगले उसमें जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।